आदरणीय ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी पूर्व मंत्री जी के द्वारा लगभग 100 की संख्या में आज बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए हैं, जिनमें शिवचरण सिंह यादव जी, संतोष तिवारी जी, मनोज द्विवेदी जी, भीम पांडे जी, कृष्णानंद पांडे जी, संतोष कुशवाहा जी, देव प्रताप सिंह जी, जय किशन आर्या जी, पद्म पांडे जी, विजय मिश्रा जी, छोटेलाल कन्नौजिया जी, रामदयाल जी, विपिन पांडे जी, तमाम ऐसे जिनकी संख्या बहुत लंबी है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देश ससोदिया जी भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देश ससोदिया जी, देश गौरव सिसोदिया जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये अकेले सकरी बजा रहे हैं, अभी चुनाव भी लड़ चुके 2024 का लोकसभा। अब पढ़ना मत पूछना। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। निर्दलीय है, कैसी निर्दलीय लड़े थे वो। अब वोट मत पूछना। आइए ये हमारा गमछा है, ये मौसम के हिसाब से गर्मियों का, ये सर्दियों का पहना है इन्होंने मुझे। नहीं, ये 5-7 लोग आपको ही पहन लिया। अब मैं अरे तब ठीक है। जनपद बिजनौर से अपने मजबूत साथी पूर्व मंत्री श्री मूलचंद सिंह चौहान जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप बिल्कुल चंद समय में श्री मूलचंद सिंह चौहान जी बढ़िया है। आप मंच की तरफ आए, आप मंच की तरफ आए, 1 मिनट में आभार व्यक्त करें। मंत्री जी श्री मूलचंद सिंह चौहान जी। नहीं, वो लगता तभी अच्छा है। आपने भी तो डाल लो। वो बहुत चीजें नहीं पड़ी। हेलो, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा
यहां पर उपस्थित जो हमारे साथी लोग 2022 में गड़बड़ कर दिया था, आज उन्हीं को सबको संगठित करके और 2027 के चुनाव में ऐतिहासिक पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता और सब बहन। क्योंकि साथियों, मैंने लगभग 76-77 से आज हमारे बीच में नहीं है आदरणीय नेताजी, उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्हीं से सीखकर मैंने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था। और पुनः जो गलतियां हुई उन्हें सुधारेंगे और उसी के साथ साथ 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। ये मेरा अनुरोध है आप सभी से। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब मैं निवेदन कर रहा हूं जज साहब श्री मनोज कुमार जी। आज इस सभागार में उपस्थित मंच पे आसीन पीडीए जननायक श्री अखिलेश यादव जी और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत नींव है, हमारे सामने सारे जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, पार्टी के विचारधारा से बैठे हुए हैं, सभी लोगों को मैं पत्रकार बंधुओं के साथ साथ मैं अभिवादन करता हूं और उनका नमन करता हूं। पीडीए कॉन्सेप्ट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जरिए जन जन तक पहुंच रही है, वो सिर्फ जन जन तक ही नहीं, जन जन के दिलों तक पहुंच रही है। वो एक आवाज जो सदियों से खोई हुई थी, जिसको आवाज नहीं मिली थी, जो कमजोर थी, जो बेबस थी, जो दुख में रहती थी, जो किसी गांव गली कूचे के किनारे दम तोड़ती रहती थी, उसको आपने एक आवाज दी, एक पहचान दी। पीडीए के माध्यम से हम लोगों का सभी समाज आप पर गर्व करता है। 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से भारत के संविधान को मानने वाले लोगों में और भारत के संविधान का विरोध करने वाले लोगों के बीच में था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मेहनत और नीतियों की वजह से जो कमजोर सरकार नई दिल्ली में बनी है, उसके लिए भी मैं पुनः आप लोगों को बधाई देता हूं। पीडीए कॉन्सेप्ट पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो हमारे भारत के संविधान की मूल आत्मा है, उसके लिए जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है, वो प्रत्येक नागरिकों को जो भारत के संविधान आने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जब लोग एक आबादी जो सूरज के सामने उपस्थित नहीं हो पाती थी और रात के अंधेरे में ही निकल पाती थी, जिनको कोई हक अधिकार नहीं था, जिनको समानता का अधिकार नहीं था, जिनको न्याय का अधिकार नहीं था, और उनके साथ हजारों साल से जुल्म जाती होते आया चला रहा है, उसके बीच में एक संविधान सूरज बनकर आया। और आपने जो ये पीडीए कॉन्सेप्ट दिया, ये उसी बड़ी आबादी का हिस्सा उस रोशनी को धीरे धीरे पढ़ने शुरू हो चुके हैं। और हम लोग 2024 में एक संकल्प लिए थे कि पीडीए को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसलिए मैंने चुनाव लूज करने के बाद एक पीडीए जन सुनवाई कार्यालय जनपद में खोला और जिससे सैकड़ों और हजारों लोगों को अपना श्रम देने से, अपना समय देने से बहुत हजारों लोगों को रिलीफ मिला।
जनपद के लोगों का बिजनौर जनपद के लोगों का प्यार और आभार मिला, प्रशासनिक कुछ सहयोग भी मिले और बहुत सारे जो नाइंसाफियां हो रही थी उस पर रोक लगाई गई न्यायालय के माध्यम से, पुलिस विभाग से, राजस्व विभाग से वार्ता करके। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने कहा कि साहब आप जो है 3 दिन सुनते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सुनते हैं, इसको आप एक निरंतर ले आइए, जिसको अपनी बात कहनी और कहे। और सबसे अच्छी बात रही कि जो बिचौलिया समाज है उससे मुक्ति मिली लोगों को। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक पीडीए हेल्पलाइन मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ओपन किया और जिससे बिजनौर के सभी लोगों को ये एक राहत मिली। जो भी व्यक्ति पीड़ित हो सरकारी भ्रष्टाचार से, सरकार के आतंक से, अन्याय से, अत्याचार से, झूठे मुकदमों से और जिसको भी प्रशासनिक और शासन के स्तर पर दिक्कत आती है जनपद बिजनौर में, मैं और मेरी पूरी टीम उसके लिए खड़ी है। इसकी एक कार्यालय मैंने नई दिल्ली में खोली है, एक इसका ब्रांच मैंने जनपद बिजनौर में खोला है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिले। पीडीए का कॉन्सेप्ट को बताते समय लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन न्याय सबके लिए है। यही घर घर जाने की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। न्याय एक रोशनी के समान है, एक सूरज के समान है, जो किसी पर पड़ना और नहीं पड़ना तय नहीं करता। वो समानता की बात करता है, वो भाईचारा की बात करता है, वो बंधुत्व की बात करता है। इस सोच पर हम लोगों को फक्र है और जो हम लोगों की हजारों साल से जो मजलूमों की संस्कृति के नायक बहुजन महापुरुषों रहे, जितने भी जुल्म, जाति, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले महापुरुष रहे, मैं उनको बार बार नमन करता हूं। और शायद मैं आप लोगों के बीच में इस मंच के माध्यम से अपनी बात भी रख पा रहा हूं, वह सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की वजह से है। और आरक्षण पे जो हमले चल रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, एक तरीके से जी सर, जो आरक्षण पे हमले चल रहे हैं उसे हम लोगों को रोकना है। और कुछ लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पेटेंट कर लिया है, ऐसा लोग बता रहे हैं, लेकिन उनसे आप ये डंके की चोट पे कहिए कि क्या तुम समानता में विश्वास रखते हो? क्या तुम अन्याय करने वालों के साथ विरोध करोगे? क्या भाईचारा को जो बिगाड़ता है इस मुल्क में उसके खिलाफ रहोगे? आप उनसे पूछिए कि बाबा साहब के मूर्तियों को स्थापित करने से बाबा साहब की विचारधारा नहीं बढ़ेगी। बाबा साहब की विचारधारा समानता, न्याय, बंधुता के माध्यम से बनेगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल से हम लोगों के साथ लेके चल रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब जब जुल्म जाती हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, पीड़ा की कोई जात होती है क्या? दुख की कोई जात होती है क्या? तकलीफ की कोई जात होती है क्या? हम लोग मजलूम और जालिम की 2 जातें होती हैं। हम लोग मजलूम समाज के साथ हैं और यही संविधान का मूल उद्देश्य भी है। और हमें गर्व है, इस बात का फक्र है कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक पढ़े लिखे लोगों में एक विजन देखते हैं और तमाम तरह की बातों को बहुत ही समझदारी से जनता के बीच में स्प्रेड करते हैं। हम लोगों का धर्म बनता है कि जो हजारों साल की दास्तां संविधान के माध्यम से चली आ रही, संविधान से रोकी गई, उसमें आपके हाथों को हम लोग मजबूत बनाए और हर घर में एक अंबेडकर पैदा होना चाहिए, जिससे जुल्म, जाति, अन्याय से सबको मुक्ति मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई कॉपीराइट या कोई पेटेंट लेने का दावा कर रहा है तो वो झूठा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। पुनः आभार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी वरिष्ठ नेताओं का, जो आपने मुझे सुना, बोलने का अवसर दिया और मुझे इस कॉन्सेप्ट को बनाने में मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, बुला रहा हूं श्री बदरुद्दीन खान साहब,
वरिष्ठ अधिकारी जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं आवें और अपने विचारों को रखें। मैं अपना वक्तव्य सबसे पहले परम आदरणीय स्वर्गीय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करके शुरू करना चाहता हूं। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो ऐसा रास्ता दिखा के गए हैं कि यहाँ जितने समाजवादी लोग मौजूद हैं, हिंदुस्तान में जितने समाजवादी लोग मौजूद हैं, उनके जो जीवन है उससे हम लोग रास्ता सीख रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और देश के युवाओं के दिल की धड़कन श्री अखिलेश यादव साहब, मेरे मित्र माननीय सांसद घोसी श्री राजीव राय जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे देवा शरीफ के वारसी साहब आए थे, वो चले गए हैं, मैं उनको भी सम्मान अपना व्यक्त करता हूं। दिल्ली, लखनऊ, बुलंदशहर, धौलाना, हापुड़, गुलावटी से आए हुए मेरे साथ आए हुए मेरे साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। मीडिया के भाई बहन जो यहां मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं उन तक मेरा सलाम और आदाब पहुंचे। मैं शुक्रगुजार हूं उस मालिक का कि उसने मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम सबको हिंदुस्तान में पैदा किया, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि हमारे जैसा मुल्क पूरे दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। मैं कभी कभी लिखता हूं, एक मैंने शेर लिखा था कि हिंदुस्तान वो सरजमी है कि जहां फूल हर रंग के खिलते हैं खुशबुओं के साथ। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इस चमन की जो खुशबू है, इस चमन के जो फूल हैं, उनको मुरझाने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, समाजवादियों का, जो भी समाज में विश्वास रखता है, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि उन ताकतों को हम देश से, सत्ता से बाहर करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज मेरा सपना ये था कि 2001 में जब मेरी मुलाकात हुई थी, हम लोग जब जिनेवा गए थे, तब मैंने ये प्रण किया था कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा ज्वाइन करूंगा तो समाजवादी पार्टी होगी। क्योंकि आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता, आपकी कार्यकुशलता से मैं इतना प्रभावित हुआ। लेकिन मौका मुझे 2001 के बाद, ये करीब 24 साल के बाद मौका मिल रहा है। इस बीच में जो मुझे जिम्मेदारियां दी गई, उसमें पार्लियामेंट के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जैसा कि हमारे भाई ने बताया, उसमें जो अहम मुद्दे थे, जैसे मदरसे के बच्चों की तालीम को कैसे बेहतर किया जाए, उनको जो आज की दीनी तालीम के अलावा जो हायर एजुकेशन है उनको कैसे उनके साथ जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट है मदरसे के बच्चों का। हज का मैंने बहुत काम किया। हज के लिए मैं मलेशिया गया कि हज की सब्सिडी अगर जाती है तो उस मॉडल को हम हिंदुस्तान में कैसे अपने यहाँ लागू करें, ताकि हज को एक अच्छा हज, मतलब सुविधाजनक और कम पैसों में कैसे हज करें, उसकी स्टडी हमने की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। मैं वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इंचार्ज था। 3 साल में मैंने करीब 150-160 प्रॉपर्टियों को निरीक्षण करके उनको, जिन प्रॉपर्टियों को डेवलप किया जा सकता है, उन प्रॉपर्टियों की सूची मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में पेश की। और एनबीसीसी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है जो वक्फ का डेवलपमेंट करती है, उनके साथ मैंने एक मुआहदा किया 400 करोड़ रुपया के, ताकि वक्फ की संपत्तियों को डेवलप करके उनकी सुरक्षा की जा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको अगर याद हो, 2001 की बात है, बस मैं अपनी 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। 2001 की बात है, जब हम साथ में थे जिनेवा में, तो मैंने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि आप जब भी हो, समय पता नहीं, आप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे उत्तर प्रदेश के। और आज मैं तमाम समाजवादियों से ये दरख्वास्त करता हूं कि अपनी पूरी जान लगा के 2027 में अखिलेश यादव साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। और हमारी ख्वाहिश यही खत्म नहीं होती। हम 2029 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं।
हमारी ये मान्यता है और हमने देखा भी है कि हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे सेक्युलर पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। आप हिस्ट्री में जाइए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी सत्ता के लिए किसी कम्युनल फोर्सेस से हाथ नहीं मिलाया। इस बात का हमें फख्र होना चाहिए और मेरा यह अटूट विश्वास है कि इस मुल्क की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, समाज के हर वर्ग को समान विकास के लिए, युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए और माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं और माननीय अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई लीडर नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मौला आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। हम सब आपके पीछे हैं। मुझे जो आप जिम्मेदारी देंगे मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार करूंगा और आपके किए हुए काम, आपको जो आप हमें गाइडेंस देंगे उस गाइडेंस में हम काम करेंगे। तमाम समाजवादियों के लिए एक शेर पढ़कर मैं यहां से विदाई लूंगा कि अब समय जो है वो पंख खोलने का है। हौसला रख, परों को खोल, परवाज तो कर। हौसला रख, परों को खोल, परवाज तो कर। ये जमीन तेरी है, आसमां भी तेरा है। बहुत शुक्रिया। अब मैं संविधान मान स्तंभ और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित अच्छा जी श्री संतोष जी श्री संतोष तिवारी जी। सर्व समाज में जन्मे संतों गुरुओं को नमन करते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए भारत के भविष्य, हम लोगों के महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य जन का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, मैं 1995 से बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता था। 2022 में के पहले 2020 में ही मुझे प्रभारी प्रत्याशी के रूप में फाजिल नगर विधानसभा एक कुशीनगर में आती है, वहां से मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया। 1995 से हम लोगों ने बहन जी के हर कार्यक्रमों में उनके जन्मदिन पर उनके जो भी निर्देश होते थे उसका 100% हम लोग पालन करते थे। 2 साल में रात दिन में चला, सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक, और कल मेरा पर्चा दाखिला था, आज मेरा टिकट कट गया। उसके बाद मुझे एक कार्यक्रम में इस हाल में मुझे आने का अवसर मिला, जो मुझसे कुछ लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और भैया को मैंने एक स्लिप दिया और भैया ने मुझे 2 मिनट समय दिया। उन 2 मिनट बात करने का प्रभाव भैया से मेरे ऊपर इतना हुआ कि मैं 2023 दिसंबर में ही मैं समाजवादी हो गया। आपके जैसा नेता हम लोग भी अपने गांव के 20 साल प्रधान रहे हैं। बहुत बड़ी ग्राम सभा है, 22,000 की जनसंख्या है, लेकिन बहुत से लोगों से मुझे भी मिलने का मौका मिला है। लेकिन यह मैं 100% मैं कह सकता हूं कि आने वाला भारत का अगर कोई भविष्य है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। जाति, संप्रदाय, धर्म से ऊपर उठ करके मानवता की बात करने वाला अगर इस देश में कोई है तो वो अखिलेश यादव जी हैं। मित्रों, हमें यह जन जन तक आज यह चाहे वो हर वर्ग का आदमी ये महसूस कर रहा, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है
जो सरकार की जो पॉलिसी है, कोई भी समाज का आदमी उससे खुश नहीं है। हमें और भी मेहनत के साथ 2027 में अपने महबूब नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से हमें काम करना होगा और निश्चित रूप से 2027 में हमारे महबूब नेता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ ही साथ आने वाले समय में देश की तकदीर भी इन्हीं के हाथों लिखी जाएगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, प्रणाम। नहीं वो तो नहीं, वो हम बोलेंगे नहीं, उसमें हम बोलेंगे नहीं। जैसे हम लोग 95 से बसपा की राजनीति किए, नहीं कुछ बोलेंगे भैया बोलेंगे नहीं, हम अपनी वेदना बता रहे हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया, क्या हुआ वहां इसे नहीं बोलेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे साथी भी आए हुए हैं जो पूर्व में विधानसभा, जैसे कृष्णानंद पांडे जी हैं, वृद्ध 80 साल के। भैया आप आ जाइए इधर, माननीय अध्यक्ष जी के पास आ जाइए। वो 36 साल भैया वो काम किए हैं बहुजन समाज पार्टी में। 36 साल वो जिला उपाध्यक्ष रहे, ब्राह्मण भाईचारा के वो प्रदेश में भी रहे। अभी हमारे रामदयाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी बेचारे काम किए, लगभग 25 साल से काम किए। कहने का मतलब ये है कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, अगर हमें भैया ने यहाँ मंच पे जगह दे दिया, टिकट मिले, हम सांसद बने, विधायक बने, मिनिस्टर बने, कोई मतलब नहीं है। ये मुझे जानते हैं, संतोष तिवारी ये हैं। मैं तो 95 से और 2022 तक मिलता रहा, बार बार मुझे बताना पड़ा कि संतोष तिवारी मेरा नाम है। दुख इस बात का है, दुख इस बात का नहीं है कि मेरा क्या नुकसान हुआ, क्या मेरा गया, क्या डूबा, इससे मतलब नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि मुझे 20 साल 25 साल काम करने के बाद भी मेरे नाम तक को मेरे नेता द्वारा मेरा नाम न पता हो, मेरे लिए शर्म की बात थी। और मैं आज बहुत फक्र महसूस कर रहा हूं कि मैं भैया के संरक्षण में आकर के, जिनको मेरा नाम भी याद है, मेरा चेहरा भी याद है, कहीं मिलते हैं तो जरूर पूछते हैं। बस इतना ही चाहिए मुझे, इससे सिवा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद भैया का बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री चौधरी वसीम राजा साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आप हमें सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, इस देश के अंदर सामाजिक न्याय समानता को बताने वाले, इस देश की राजनीति के सबसे बड़े नेता, जिन्हें देश और दुनिया नेताजी के नाम से जानती थी, सर्वप्रथम मैं नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लाखों करोड़ों किसानों, मजदूरों, नौजवानों की उम्मीद, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, यहां मंच पर बैठे बेहद वरिष्ठ नेतागण, हमारे अभिभावकगण, मेरे सामने बैठे पत्रकार बंधुओं एवं दूर दराज से आए हुए सभी साथियों, आज पूरा देश सिर्फ एक नेता की ओर देख रहा है और उस नेता का नाम है श्री अखिलेश यादव। यदि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी है,
यदि उस संविधान को बचाने की कोई लड़ाई अगर देश के अंदर कोई नेता लड़ रहे हैं तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आज देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और भाजपा द्वारा एक सामाजिक ताना बाना जो इस देश को गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसे दागदार करने का काम किया है। और एक नेता देश में ऐसे हैं श्री अखिलेश यादव जी, जो लगातार उसे जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उसको रफू करने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आने वाला समय किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, अल्पसंख्यकों का जो पीडीए की रणनीति है, उससे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में सिर्फ पीडीए की रणनीति से घबराई हुई है। और सिर्फ एक नेता श्री अखिलेश यादव ऐसे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। आज यहां से सभी लोग ये मन बना के जाएं और अपन साथियों, सभी धर्मों की 36 की 36 बिरादरी और नौजवान, बुजुर्ग, मजदूर साथी, आज मैं आप सबसे ये वादा करना चाहता हूं कि हम सब लोग यहां से जाके एक एक दिन हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। और आज इस मिले सम्मान के लिए मैं अभिभूत हूं। मुझे सौभाग्य मिला कि देश के सबसे बड़े नेता के मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का हमेशा आभारी रहूंगा। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय समाजवादी पार्टी, जय अखिलेश। अब मैं संविधान और लोकतंत्र के गिरते हुए ग्राफ को देखकर संविधान मान स्तंभ और सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी बातों को रखें। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी में हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं नौजवान साथी बदरुद्दीन खान साहब का स्वागत करता हूं। एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए, अनुभवी, न केवल भारत बल्कि दुनिया की चीजों को समझने वाले, समय समय पे बड़े बड़े डेलीगेशंस का हिस्सा बनकर के बड़े बड़े लीडर्स और उस समय जो राजनीतिक फैसले या डिप्लोमेटिक जो चीजें हुई उनके बीच में अपने आप को काम करते हुए सीखे समझे ऐसे अनुभवी साथी को जोड़ करके हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनके साथ जितने साथी आए हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। इनके आने से हमारी पार्टी, इन सभी साथियों के आने से हमारे दल, हमारी पार्टी को समय समय पर बहुत से लोगों को जोड़ने में, बहुत से लोगों की बातों को समझने में हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा। इसलिए अपने साथी बदरुद्दीन खान साहब का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं मैं। और मैं भरोसा दिलाता हूं जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा आपको बहुत सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। दूसरे साथी हमारे पूर्व मंत्री जो बिजनौर से रहे, मूलचंद चौहान जी, आज पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग शुरुआती दौर की राजनीति में रहे होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले आंदोलन और प्रदर्शन करने नेताजी ने मुझे कहीं भेजा था तो बिजनौर जिले में भेजा था। और जब बिजनौर भेजा था तो यही हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उस समय। देखिए, अभी आपने सुना कि शंख बज गया है, इसलिए मैं अपने पुराने साथी और नेताजी से जुड़े और समाजवादी आंदोलन में हमेशा साथ रहे
वो राजनीतिक परिस्थितियों में थोड़ी दूरी हो गई। राजनीतिक परिस्थितियों में कई बार जो संतोष तिवारी जी बता रहे थे बात, इसी तरह का घटनाक्रम हो जाता है जिससे दूरी बन जाती है। लेकिन आज हमारे साथ आए हैं, न केवल वो आए हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के साथ साथ बिजनौर से देख रहे होंगे। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो समाजवादी साथी हैं हमारे, वो भी साथ रह करके इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। सामने जो लड़ाई है उस लड़ाई में हमारा सभी लोग मिलकर के सहयोग करेंगे। संतोष तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। इनके आने से हमारी पार्टी को कुशीनगर में मजबूती मिलेगी। हमारे साथ ये लोकसभा चुनाव में ही जुड़ गए थे, विधानसभा चुनाव में हाँ, विधानसभा चुनाव में हमारे साथ आ गए थे और बहुत सारी जानकारी हम और आप दोनों जानते हैं कि राजनीति में कई बार जो सामने से दिखाई देता है वो नहीं होता है। कुछ ताकतें पीछे से हाथ मिला के रखती हैं। तो जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो कुछ ऐसे घटनाक्रम इन्होंने बताए जिसमें हमारी आंखें खुल गईं। तो मैं संतोष तिवारी जी का, उनके साथ जितने वरिष्ठ सम्मानित लोग आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मई लेबर्स डे के नाम से जाना जाता है। आज के दिन पूरी दुनिया में लेबर डे के नाम से, और लेबर डे के उस पर सभी हम मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि 1 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन जब शंख बजा है तो सोचिए परिवर्तन होना तय है। फिर बजा। वसीम हमारे साथ पहले भी थे, दूसरे थोड़े समय के लिए चले गए और अब पुणे हमारे साथ जुड़े हैं। हमें उम्मीद है मेरठ, आसपास, दिल्ली तक और आसपास सब जगह पार्टी के कामों में, पार्टी के संघर्ष में साथ देंगे और पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं वसीम भाई और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण और समय के हिसाब से जो जज रहे, मनोज जी ने फैसला लिया है, वो जो काम करना शुरू किया है, मैं उस काम के लिए, पीडीए हेल्पलाइन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि आज के समय पर लोगों को इधर उधर न जाना पड़े और कई बार गरीब बहुत सी चीजें समझता नहीं है। कई बार तकलीफ और परेशानी में रहने वाला इंसान, जो सामान्य चीजें समान तरीके से हो सकती हैं, उसमें भी उलझ जाता है और अपनी मदद नहीं कर पाता है या मदद ले नहीं पाता है। ऐसे समय पर जो जज रहे हैं, जो कानून को समझते हैं, अधिकारियों की और लोगों की, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी समझते हैं, किस काम को कैसे किया जाता है और कौन रोड़ा अटका रहा है, उसमें गरीब जनता की मदद करने के लिए आपने पीडीए हेल्पलाइन काम शुरू किया है। मैं आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह के काम से हम बहुत से गरीबों की मदद कर सकते हैं। मैं मनोज सिंह जी जज साहब से कहूंगा और अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि जब पीडीए हेल्पलाइन बन गई है तो हमें पीडीए का डेटा सेंटर भी बना देना चाहिए। पीडीए का डेटा सेंटर, उस डेटे की थोड़ी झलकियां हम लोगों ने दिखाई थी।
ग्राफ के माध्यम से सरकार को बुखार आने लगा था। केवल कुछ जिलों का डेटा इकट्ठा कर करके, वो भी ऑथेंटिक और सरकार की वेबसाइट से लेकर के, जब हम लोगों ने ग्राफ से और ग्राफ बना करके पेश करना शुरू किया, तो सरकार जो लगातार बोलती है और सामने आकर के जवाब देती है, सरकार जवाब देने नहीं आई। सरकार ने अपने रिटायर्ड होने जा रहे, रिटायर्ड हो चुके कि नहीं हो गए, होने वाले हैं, उनको आगे कर करके कुछ सवाल खड़े किए। मैंने उस समय भी कहा और आज फिर कहता हूं कि अगर हमारे पीडीए डेटा में कोई कमी है, अगर हमें वो डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उस डेटा में आप हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें। बहुत से जिले हैं जहां पर हम लोगों ने डेटा इकट्ठा कर लिया है और वो डेटा शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जो न्याय देने वाले लोग हैं वो आपको न्याय देना नहीं चाहते हैं। सरकार की नीयत नहीं है आपको न्याय मिले, सरकार की नीयत पे वो काम करते हैं। कई बार जब उनसे कहा जाता है कि आखिरकार ये फैसला क्यों ले रहे हैं आप, तो कहते हैं हम पर दबाव बहुत है। दबाव किस चीज का है ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन इस सरकार में दबाव हमें कई मौकों पर देखने को मिला है। एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बहार नहीं सह पाई, एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बहार नहीं सह पाई और टंकी फट गई, गिर गई, पाइप टूट गया। सरकार सह नहीं पा रही है भ्रष्टाचार का भार। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड है। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर
अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। संविधान के आगे मन विधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंडिया की जीत हुई है। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से ये परिणाम मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना करना पड़ रहा है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादियों ने उठाया और आज हमें उम्मीद है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीडीए का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो इससे आगे और कदम बढ़ने हैं। प्राइवेट जगहों पर, संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का, उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ आज जो श्रमिक दिवस है, मैं उसके लिए देश दुनिया के सभी श्रमिकों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के भारत में श्रमिकों की सुरक्षा का विषय सामाजिक, आर्थिक व मानसिक कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज श्रमिकों की परंपरागत परिभाषा बहुत व्यापक हो गई है। इनमें निम्नलिखित मैं पढ़ना चाहता हूं। कृषि श्रमिक, मनरेगा लेबरिंग, मंडी श्रमिक, पोर्टर। कहीं आंदोलन हो गया क्या? फोटोग्राफर भाग रहे हैं? अच्छा, 3 बजे बीजेपी, तो हम लोग चलाएंगे 4 बजे तक। दुकान श्रमिक, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, क्योंकि जब पीसी होगी तो आप लोग हमारा सहयोग करना कि वहां क्या बोला जा रहा है हमारे खिलाफ, हैं? नहीं, अगर वहां खिलाफ बोला तो आप मेरी मदद करना। क्या हो गया? तो और लंबा चलाएंगे। तो मैं कह रहा था कि बड़ी संख्या में जो हमारे कृषि श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, मंडी, पोर्टर, दुकान, एमएसएमई, निर्माण उद्योग में लेबर हैं, औद्योगिक सेवा क्षेत्र में हैं और नई तरह की एक बड़ी संख्या में लोग जहां काम कर रहे हैं। हालांकि उसको हम लेबर की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सम्मानजनक वो रोजगार नहीं दिखता है। लेकिन क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए डिलीवरी बॉय या हमारे ड्राइवर, ये दैनिक रोजगार है। ये कोई बहुत परमानेंट नौकरी नहीं है, ये दैनिक रोजगार है। भाजपा राज्य में सामान्य रूप से सबकी चुनौतियां सिवाय कुछ एक विशेष अंतर के लगभग एक जैसी हैं। ये जितनी मैंने कैटेगरी बताई हैं, इन सब कैटेगरी में जो काम कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं, उनके इश्यूज एक से हैं लगभग। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये परिणाम क्यों है? रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, नियमित रोजगार की समस्या, कार्य की दशाओं हालत की समस्या, किस परिस्थितियों में काम करते हैं, कार्य के घंटों की समस्या। कभी हम लोगों ने सुनने को मिला था कि किसी ने कहा कि इतने घंटे काम करना चाहिए। हमें और आपको वो मशीन समझते हैं कि अगर आप इतने घंटे भी काम कर सकते हैं और मिनिमम वेजेस
हमारा इतना एक्सप्लॉयटेशन है कि हमें मिनिमम वेज देते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे हो रहा है। और कोरोना का सहारा लेकर के जो कानून और नियमों में बदलाव लाया है, हमारे तमाम मजदूर भाई जानते होंगे कितने लंबे संघर्ष के बाद, कितनी लंबी चुनौतियों के बाद उन्हें ये कानून मिले थे, उन्हें अधिकार मिले थे। उन अधिकारों का अगर किसी ने छीनने का काम किया तो कोरोना के सारे भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश की है, मजदूर भाइयों के खिलाफ साजिश की है। न्यूनतम मजदूरी न मिलने की समस्या, लेकिन कानून तो है, लेकिन भ्रष्टाचारी भाजपाई तंत्र पैसे वालों से पैसे लेकर मजदूरों का हक मार देते हैं। आउटसोर्स योग्यता के हिसाब से काम न मिल पाने की समस्या और संकट, सामाजिक सुरक्षा के कारगर कवच की कमी से हर तरह के शोषण की समस्या, महिलाएं हैं उनके लिए सुरक्षा चक्र, बच्चों के लालन पालन व अन्य विशेष परेशानियों में अपेक्षा अनुसार सुविधाओं की कमी के होना, ऑफ सीजन में रोजगार की समस्या, वैकल्पिक रोजगार की समस्या, समय पर मजदूरी न मिलने की समस्या, मजदूरी में भी कमीशन खोरी की समस्या। ये सरकार जो कहती थी इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव देने वाले कमीशन में झगड़ा कर लिए और उसका परिणाम यह हुआ कि एक आईएएस अधिकारी को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। कर्जदारी की समस्या, बीमारी में पैसे न मिलने की समस्या, विश्राम हेतु नियमित अवकाश न मिलने की समस्या, डिलीवरी करने वाले या ड्राइवर पर समय पर पहुंचने के दबाव में दुर्घटना और चिकित्सा बीमा की कमी की समस्या, या उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए वो भी शायद नहीं दे पा रहे हैं। हमारे लिए आज का दिन लेबर डे का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर सही से आंकड़ा निकाला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा कि देश के श्रमिकों में 95% से 99% मजदूर पीडीए से ही होंगे। अगर हम डेटा देखें पूरे देश का, तो इस डेटा में सबसे ज्यादा हमारे पीडीए परिवार के लोग ही निकलेंगे। इसलिए हर तरह के मजदूर की लड़ाई हमारे अपने पीडीए की लड़ाई है, क्योंकि वो पीड़ित दुखी हैं तो हम पीडीए के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा, क्योंकि वो जाति जनगणना को लेकर के बहुत शुरू से, बहुत शुरुआती दौर से लगातार इस पे सहयोग और अपने समय समय पर समाजवादी पार्टी नेताजी हम लोगों को भी जानकारी और सुझाव देते रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा, हमने वो समय भी देखा लोकसभा में जब सभी दल एक हो गए थे और हाउस एडजॉर्न हो गया था। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम नेता मिलकर के उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति गणना हो। आश्वासन मिला था, लेकिन जाति गणना के डेटा आंकड़े कभी नहीं आ पाए। इसलिए लंबी लड़ाई में कम से कम हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। ये पीडीए का ही दबाव है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो हमें समय समय पर इस सवाल पर जातिवादी बोलती थी कि हम जातिवादी लोग हैं। आप में से जितने लोग हैं आप सब जानते होंगे, इनके एक से एक बड़े नेता, कई लोग तो कई 100 वर्षों से विरोध कर रहे थे। वो लोग भी न जाने क्या कहते थे जब ये सवाल खड़ा होता था। आज वो सब मिलकर करके पीडीए के दबाव की वजह से ये जो फैसला लिया है, इस जाति जनगणना के आंदोलन में देश के जितने नेता रहे, समय पर लड़ते रहे, जितने लोग साथ आए, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस मौके पर देता हूं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा जरूर 2 मिनट कहें, फिर पत्रकार साथी जितने सवाल पूछना चाहे पूछें, जिससे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे हो।
मुस्लिम सिख समाज के लोग आ जाए। आइए। ठीक है, मिल लेंगे। वो मैं बोलूं? आप बोलिए, आराम से। अभी थोड़ी देर रुक जाए तो। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत थोड़ी देर बोलूंगा। आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगता है। जब कभी हम जाति गणना की बात करते थे तो वो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लोहिया जी ने सबसे पहले एक नारा दिया था कि पिछड़ा पावे 100 में 60 संसोपा ने बांधी घाट, लोहिया जी पीडीए में से नहीं थे, तो उसी वक्त से ये चर्चा लगी थी कि बगैर 60% की जब बात चली कि बगैर जाति जनगणना के न तो इसके विरोध में बोला जा सकता है न इसके समर्थन में बोला जा सकता है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में एक 9 जजेस की बेंच बैठी थी जिसने इंदिरा साहनी वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट पर फैसला दिया था, उसमें मधुलमय जी ने कई घंटे का भाषण दिया था जाति जनगणना के पक्ष में कि बिना जाति जनगणना के जो भी आप बजट बनाते हैं वो ठीक नहीं होगा, जो भी आप गरीबों का करना चाहते हैं वो ठीक नहीं होगा। तो न तो लोहिया जी पिछड़े थे, न मधुलमय जी थे। उसके बाद सुरेंद्र मोहन जी ने कहा, और एक बात बताना, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं, 201 में हर 11 साल बाद होती थी, तो 10 साल बाद तो 201 की जनगणना का जब सवाल आया, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय उनके जो सहायक थे उन्होंने ये कहा था कि जाति जनगणना के बगैर हम सही तरह से निर्धन लोग, जो वंचित लोग हैं, उनको आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन वो भी खाते में डाल दी गई। आज मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई देता हूं और सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि चाहे उन्होंने दबाव में किया हो, चाहे वो बिहार के इलेक्शन के मद्देनजर किया हो, और आगे उस पर कितना काम करेंगे नहीं करेंगे ये तो आगे समय बताएगा, लेकिन उन्होंने इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। इसलिए मैं सरकार को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने विलंबित सही लेकिन बात को मान ली, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि सबके साथ मजदूर दिवस की सबको बधाई देता हूं, बड़े विस्तार से आपने बता दिया। और जिन लोगों ने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की है, हमारे नेता और हमारी नीतियों में विश्वास जाहिर किया है, उन सबका मैं अपनी तरफ से और बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं उनको, और उनके सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी, इसका आश्वासन भी। जैसी कि हमारे अध्यक्ष जी की आदत है कि देश में बहुत नेता हैं, लेकिन सच बोलने वालों की कमी है, और सच बोलने वालों में सबसे पहला नाम हमारे नेताजी का है, अध्यक्ष जी का है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समझता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना भूल गया था। अजीज उत्साही साहब का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत पुराने साहित्यकार, कवि वेकर उत्साही जी के बेटे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में वतन के तराने किताब दी है, मैं उनका धन्यवाद देना भूल गया। मैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशू मलिक का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आधे घंटे में गाना तैयार करा दिया, और ये गाना जो बनाया इन्होंने, ये जो फैसला हुआ है जाति जनगणना और पीडीए का संघर्ष, उसको लेकर के बनाया। क्योंकि अगर आप सवाल पूछना तो आप पूछ लो, आप लोग बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, तभी आएगा, सुनने में अच्छा लगेगा। बैठ जाओ, इनका ले लो, ये जो धार्मिक कार्यक्रम है। पहले गाना वो बात नहीं कहूंगा,
कि जिसका दाना उसका गाना, पहले गाना फिर आपके सवाल। मैं कहूंगा कि गाना बजाएं, सब लोग बैठ जाइए साथी हैं, सब लोग साथी बैठ जाए। आवाज नहीं आ रही है और लाइट बंद करो। ये पीढ़ी की जीत है, अब शुरू हुई नई रीत है, शुरू हुई नई रीत है, अब शुरू हुई नई रीत है, अब शुरू हुई नई रीत है। जाति जब जीनी जाएगी तब नई आजादी आएगी, जाति जब जीनी जाएगी तब नई आजादी आएगी। जो नेताजी ने लड़ी लड़ाई उसने अब है मंजिल पाई, उसने अब है मंजिल पाई। इतना में है साथ उठाया, ये मुद्दा हर बार उठाया, ये मुद्दा हर बार उठाया, तब जाकर ये दिन है आया। अब तक जिसने हक है मारा, अब उसने हथियार है डाला। ये पीढ़ी की जीत है, शुरू हुई अब नई रीत है। जाति गिन जाएगी तब नई आजादी आएगी। आरक्षण का हर विरोधी अब तो मुक्ति खाएगा, जब हर एक गिन जाएगा तब ही अधिकार हो पाएगा। कर दो अब ऐलान जारी, उतनी उसकी भागीदारी। ये पीढ़ी की जीत है, शुरू हुई अब नई रीत है। जाति गिन जाएगी तब नई आजादी आएगी। बीजेपी हारेगी, अब और हारेगी। देखिए, टेररिज्म, पहलगाम, हमारे देश के टूरिस्ट शहीद हुए हैं, ये मुद्दा रहेगा और है। कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता है। लोगों के दिल और दिमाग में चीजें हैं, वो डाइवर्ट नहीं हो सकता। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये। और इसके लिए सरकार ने जो सुझाव लिए थे और सरकार ने जो भरोसा दिलाया कि ठोस कदम उठाएंगे, तो वो दूसरा विषय है, क्योंकि उसकी तैयारी हमारी सरकार और फोर्स और जो भी संबंधित लोग हैं वो कर रहे होंगे उसकी तैयारी। क्योंकि पहलगांव में जो हुआ है, जो सीधे साधे निर्दोष लोग जो टूर एक देखने गए चीजें, सोचिए ऐसे गोली चल जाए, जान चली जाए, ये किसी के दिल और दिमाग से हटने वाली विषय नहीं है। ये लड़ाई बड़ी थी और वो लड़ाई हमेशा रहेगी। हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी है। और आप तो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप तो हर चीज को जानते होंगे, किसका कितना इंटरेस्ट है, कहां इकोनॉमिक जोन या इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वो बड़े इशू हैं, बड़े देश इन्वॉल्व है। तो हम उस विषय पे इतना ही बोल सकते हैं कि जो सरकार ने आश्वासन दिया है हर पॉलिटिकल पार्टी को, देश के नागरिकों को, उससे सरकार ठोस कदम उठाएगी। और जिन लोगों ने भी इस तरह का आतंकवादी घटना की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। मैंने ये कहा कि पीडीए, इंडिया
और जितने भी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, समय समय पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्हीं के संविधान में तो है इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी और जस्टिस के लिए ही तो मंडल कमीशन बना था। इक्वलिटी के लिए ही एंड जस्टिस मिले, आरक्षण मिले, पिछड़ी जातियों को मिले, अति पिछड़ी जातियों को मिले। ये बहुत लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में अब सब शामिल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी जीत हमारे पिछड़े दलित, और सबसे बड़ी जीत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की जीत है। क्यों? देखिए, बिना सरकार हटाए जमीन नहीं बचेगी। बस इतनी सी बात है। बिना सरकार हटाए हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर अपनी जमीन नहीं बचा सकता। सरकार हटाओ तुम भी। कल मैंने उसमें बहुत लंबा पत्र लिख दिया था और आपके ही पक्ष में लिखा था, फॉर पीएम जो समझ गए होगे आप, उन्होंने बंद करा दिया तुम्हारा, जो फॉर पीएम की तैयारी में है। आप भी, हम भी, सब मजदूर हैं। देखिए, इसीलिए आपने सुना नहीं ढंग से। जो लेबर डे के दिन अगर ये फैसला सरकार ले रही है, तो समझिए कितना ये मजदूरों के लिए दुश्मन ही लोग, जो सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जो रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, वो इस आज के दिन फैसला है। इसका मतलब ये मजदूरों को ही चिढ़ा रहे हैं कि देखिए आज के दिन ही हम तुम्हारी नौकरी छीन रहे हैं। लेबर डे के दिन तो उन तमाम लोगों को याद भी किया जाता है और बधाई भी दी जाती है कि जिनके संघर्षों की वजह से कानून मिले अधिकार। और कितने हैं मजदूर? वो तो एक है, लेकिन किसी के लिए कोई सरकार काम ही नहीं कर रही है। कृषि श्रमिक हैं, मान लीजिए, उनके लिए क्या काम कर रही है? मनरेगा श्रमिक हैं, वो मांग कर रहे हैं। मंडी श्रमिक हैं, पोर्टर हैं, दुकान श्रमिक हैं, एमएसएमई में बड़े पैमाने पर लोग हैं, श्रमिक हैं। क्या उनके लिए कोई है व्यवस्था सरकार के पास? निर्माण उद्योग में कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, और औद्योगिक श्रमिक हैं, सेवा के क्षेत्र में हैं। अभी मैंने कहा नए तरह की जो व्यवस्था है उसमें कितने लोग हैं? ड्राइवर्स को क्या सुरक्षा है? डिलीवरी बॉयज को क्या सुरक्षा है? और फिर एक आंकड़ा आया था, अगर आपको याद हो, कि सबसे ज्यादा लेबर फोर्स पलायन किस प्रदेश की कर रही है? सबसे ज्यादा लेबर फोर्स किस प्रदेश की पलायन कर रही है? आपको दुख होगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। और तब जब ये सरकार दावा करती है कि इतना इन्वेस्टमेंट आ गया है, इतने रोजगार दे दिए हैं उन्होंने, तो अगर उनकी बात हम मान लें तो सबसे ज्यादा हमारा वर्कफोर्स, खासकर लेबर, दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहा है? सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? और ये पलायन का आंकड़ा हमारा नहीं है, ये पलायन का आंकड़ा भी भारत सरकार का है। कभी कभी हम सोचते हैं जो बात हम लोग कहने लगते हैं, मुख्यमंत्री जी भी वही बात रट लेते हैं। हम लोग एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो अब भाषण सुनोगे मुख्यमंत्री के तो एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं आजकल। कोई देवरिया का आया होगा, देवरिया या गोरखपुर का, 4 लेन सड़क दी समाजवादियों ने, और मुख्यमंत्री कह रहे हमने बनाई। गोरखपुर से देवरिया, देवरिया से सलीमपुर, और एक गोरखपुर सलीमपुर जो जा रही है आपकी वाराणसी, जो एनएचआई की है, बहुत पुरानी सड़क थी। सबसे ज्यादा सहयोग हमारी सरकार में हुआ, लैंड एक्विजिशन से लेकर के और चीजें। और एक नई सड़क बताने लगे कि एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो,
जो शामली से शुरू होगा गोरखपुर, और गोरखपुर से जाकर के आसाम में सिलचर तक जाएगा। तो मैंने कहा कहां बन गया, किसी से पूछा मैंने, तो वो बना रहे हैं सपनों में। कल ही तो बोला उन्होंने। चैनल बंद कर दिए, यूट्यूब चैनल जो भी आ रहे हैं, और जो सरकार से सवाल कर रही है, आपकी नजर में अब कौन से चैनल बचे रह जाएंगे? मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे 50 है चैनल, तो मेरे हिसाब से 2 ही 3 चैनल बच जाएंगे। इसीलिए पीडीए में पी है सबसे आगे, पत्रकार। पीड़ित, दुखी, अपमानित जो हो रहे हैं हम उनके साथ क्योंकि जो ये बड़े बड़े चैनल, इनको क्यों तुम नाराज करना चाहते हो? ये थोड़ा बहुत तो दिखा रहे हैं, अभी कुछ और खिलाफ बोल दोगे तो वो भी नहीं दिखाएंगे। तो ये हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं इनके इधर दर्शक कम हो रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके दर्शक कम हो रहे हैं, उनकी टीआरपी डाउन जा रही है, क्योंकि वो सरकार के सहारे पे काम कर रहे हैं, वो सरकार का गाना गा रहे हैं, जैसा दाना जिसका दाना उसका गाना। तो यूट्यूबर्स क्योंकि जनता के करीब हैं, जनता के पास हैं, तो वो बहुत सारी महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनलों के टीआरपी कम हो गई है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स की बहुत व्यूशिप भी है, उनके टीआरपी भी बढ़ गई है, लोग देख भी रहे हैं, अच्छे डिस्कशन भी हो रहे हैं। और बड़े चैनलों पे जो डिस्कशन हो रहे हैं उसमें लगता है कि एंकर ने भी सदस्यता ले ली भारतीय जनता पार्टी की। वो शायद सदस्यता न दिखाएं, लेकिन सदस्यता है उनकी। इसलिए यूट्यूबर्स के खिलाफ भी सरकार है। अगर जाति जनगणना होती है, स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वोट की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले रावण और दुर्योधन के डीएनए, इस पर आप क्या कहेंगे? वो अपने आप आज शीशा देखेंगे, उन्हें सब दिखाई दे जाएगा उसमें। जो उन्होंने कहा वो सब दिखाई दे जाएगा उन्हें। अब तो पड़ गई। अब दिल्ली में बताएं जाके किसने मारी है। अब भाई दिल्ली में बताएं ना। क्या चीज? तो अभी छोड़ ले रहे हैं श्रमजीवी पत्रकार। तो कोई और वर्ड डाल दें आप लोगों के लिए? नहीं, श्रमजीवी पत्रकार है। हाँ यही ठीक है, श्रमजीवी पत्रकार। इनकी भी समस्याओं का समाधान होगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अरे हो गया, बस रट लिया। श्रमिक, अरे छोड़ो ना, खत्म हो गई। तुम किस में आते हो? कौन चैनल है ये? ये कुछ नहीं जानते। नहीं आपकी नहीं, इनकी नहीं, इन्हें तो मसाला चाहिए, कोई गलती कर दें हम। ये गलती ढूंढने आए हैं। अब बताइए, वो जो कार्यकर्ता था, अच्छा देखिए, वो जो कार्यकर्ता था, चलिए वो जिस भी इमोशन में जो भी उसने किया, हमने कहा कि काम नहीं करना है, उसने गलती स्वीकार कर ली, भविष्य में कोई नहीं करेगा, और हमने पार्टी से निर्देश भी दे दिए। अच्छा भाजपाई जो गलती करते हैं उनका कोई नेता माफी मांगेगा क्या? कोई उनका नेता सुधारने के लिए कहेगा? आप बताइए, इसमें जानलेवा हमला हुआ था, ये देखिए आप, केवल इसने कुछ लिख दिया था, पीडीए पंचायत की, ये जानलेवा हमला इसका। ये वही नौजवान है, आप देखिए खबर देखिए आप, लालचंद के ऊपर कितना अटैक हुआ है, देखिए आप, ये उर्दू में है, पूरी खबर है, उसकी जानकारी है। आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, वो सबने देखा, और देखिए इतनी बड़ी खबर लिखी, देखिए आप। वो तो अखबार ने लिखा कि इतना मारा और अपमानित हुआ लड़का, तो वो किसी इमोशन में उसने तस्वीर बना दी, और भाजपाई ऐसे आ गए जैसे जाने क्या हो गया। मैं सच्चाई में कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मानती, मन से नहीं मानती, नहीं मानती। मैं
मेरा दिल और मन यही कहता है। हाँ, एक मिनट सुन लो सिपाही जी। तो ऐसा करिए आप लोग, क्योंकि मेडिकल में ये निकाल रहे हैं, तो आप हमें लिख करके दीजिए। और मैं ये सरकार तरीका अपनाती है कि कैसे रोका जाए पीडीएस समाज के लोगों को। जब इन्होंने सूची जारी की तो बहुत सारे नाम ऐसे आ गए उसमें जो नाम नहीं आने चाहिए थे सूची में, आपको पता होगा। अरे रुक जा भाई। तो इस तरह का भेदभाव सरकार के स्तर पे हो रहा है। और जिसको इन्होंने निकाला है फिजिकल में, फिजिकल में निकाला है, डॉक्टरी में, वही डॉक्टरी जब हुई होगी तो कोई सामान्य ऐसी कोई छोटी मोटी बात बता दी होगी कि इसके कारण ही नहीं हो सकता है। क्या दिखाया मेडिकल में कि तुम्हारी कमी है? अब उसे जस्टिफाई नहीं करेगा कोई डॉक्टर? बताइए कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी नहीं, सिस्टर की है, 21 साल की है। तो कभी आंख नहीं खराब हो सकती। बताओ आप क्यों निकालना है? हमें लिख के देना और कोर्ट की भी तैयारी करना। हाँ बिल्कुल। और ये किसी डॉक्टर से हम कहेंगे, उनसे देख लेंगे नियम क्या है, कानून क्या कहता है। ये देखिए कैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा, बताइए आप। हद हो गई। कैसी सरकार है ये बताओ? है? सोचिए आप, मतलब किस स्तर तक भेदभाव है। ये जो पीडीए का दबाव है, इसी की वजह से इन्हें जाति गणना कराना पड़ रहा है। मुझे लिख के देना बेटा, आपने लिख के देना। इसलिए मैं एक बार फिर पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं। हाँ सवाल पूछिए। मर जाओ ना, क्या सवाल है तुम्हारा? है 100 से ज्यादा लोग काम नई चिट्ठी दे दीजिए और उसके परिवार से भी पत्र लिखवाइए, जिससे कि भारत सरकार को हम लोग लिख सकेंगे, जिससे कि ऐसे और भी अगर केसेस हैं उसमें डिप्लोमेटिक लेवल पर कम से कम उनको घर परिवार तक आखिरी समय पे पहुंचाया जाए। मैं अपने प्रेस के साथियों का और आज जो इतने भी साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना